all the viewers. Welcome to our YouTube channel राजसी क्लासेस। मेरा इंट्रोडक्शन तो आपको पहले ही मिल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं हूँ सृष्टि द्विवेदी एंड आई एम योर न्यू टीचर ऑफ फिज़िक्स ऑन राजसी क्लासेस। तो मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th के फ़िज़िक्स के लेटेस्ट सिलेबस के बारे में बताऊँगी। लेकिन सिलेबस को जानने से पहले हम थोड़ा सा फिज़िक्स को जान लेते हैं एंड ट्रस्ट मी, इट्स गोना वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ सिलेबस के बारे में ही बताऊंगी। उस सिलेबस के सारे चैप्टर्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं आपको सबका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा और मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है कि क्लास 9th से ही बच्चों के मन में ऐसी बात आ जाती है कि फ़िज़िक्स का सिलेबस बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे सोचते हैं कि फ़िज़िक्स का सिलेबस कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, कैसे कवर करेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, हाई स्कूल में बच्चे डर जाते हैं। लेकिन अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपको आपके डाउट पूछने का मौका मिलेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बहुत ही आसानी से बोर्ड के एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़िज़िक्स वर्ड आया कहाँ से? नेचर में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, साइंटिस्ट बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, तभी तो आपको पता चल पाती है ये फ़िज़िक्स वर्ड आया कहाँ से। वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें ग्रीक वर्ड से ही ली जाती हैं, तो आप सबने इतना तो गेस कर ही लिया होगा। फ़िज़िक्स भी एक ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है। ये है वो ग्रीक वर्ड। देख कर ही लग रहा होगा पता नहीं क्या लिख दिया है ना, लेकिन ये ग्रीक वर्ड है एंड इसकी मीनिंग होती है नेचर। बेसिकली फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर में जितने भी फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस होती हैं, बस फिजिक्स उन्हीं पे बेस्ड है। साइंटिस्ट ने जिन चीज़ों को देखा, उन्हें ऑब्जर्व किया, उन्हीं को बस लिखा हुआ है। तो अब बात आती है भाई कि अपनी बात को डिफ़ाइन कैसे किया जाए। आप लोग कहेंगे कि बोल दिया नेचर की स्टडी है, कैसे क्या है कुछ नहीं बताया। तो ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, फिज़िक्स, दैट इज़ फिज़िक्स। ये दिन और रात का होना, दैट इज़ फिज़िक्स। वो इंद्रधनुष का निकलना, वो टीवी पे आप जो इमेज देख पाते हैं, उस इमेज आपका अपनी चाय को गर्म करना और आपका ज़मीन पर चलना, हर चीज़ में फ़िज़िक्स है। बेसिकली फ़िज़िक्स इज़ द किंग ऑफ साइंस। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा साइंस खुद ही कहती है। लेकिन जिन लोगों का केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है, आई एम सो सॉरी, वो बुरा ना माने। केमिस्ट्री भी अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। केमिस्ट्री को हम स्टैम्प कलेक्टिंग कहते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर फ़िज़िक्स की बात कर रहे हैं, तो फ़िज़िक्स को ही आगे लेके चलते हैं। तो आइए हम अब अपने सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो यूपी बोर्ड क्लास 10th का सिलेबस कुछ इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आइए उस पर एक नज़र डालें। सो गाइज़, ये हमारा यूपी बोर्ड क्लास 10th फिज़िक्स का सिलेबस। अब बोर्ड कोई भी हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, चैप्टर्स वही रहते हैं। पेपर सेट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिससे कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यूपी बोर्ड के पेपर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशंस देने वाले हैं, इसीलिए हम यूपी बोर्ड को लेके चल रहे हैं। तो किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे सिलेबस की तरफ। सिलेबस का पहला चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब लाइट, आप सोच रहे होंगे लाइट डेली यूज़ में आपने सुनी होगी, लाइट का यूज़ भी करते हैं आप सब ये भी जानते होंगे कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट देख पाते हैं तो उसका रीज़न है लाइट। जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पर गिरती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में जाती है, तब वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल हो पाता है। तो ये किसकी वजह से हुआ? रिफ्लेक्शन की वजह से। तो इस लाइट चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इन दो फिनोमेनास को पढ़ने वाले हैं। और भी कुछ फिनोमेनास हैं इस चैप्टर में जिन्हें हम पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि लाइट जो है वो एक बहुत ही डायनामिक कॉन्सेप्ट है। लाइट के बारे में तो बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुई हैं। यहाँ तक कि अगर आपको टाइम मशीन के कॉन्सेप्ट को भी समझना है तो उसमें भी पहले लाइट का ही यूज़ होता है।
आपको पहले लाइट को समझना होगा, लेकिन 10th के सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इन्हीं दोनों को हमें पढ़ना है। और भी 2-3 फिनोमेनाज हैं छोटे छोटे, और बाकी लाइट में बाकी जो फिनोमेनाज हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर है जो ह्यूमन आई उसमें भी पढ़ेंगे। तो अभी मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। तो भाई देखिए, हमारा पहला फिनोमेना है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपको शायद पता होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कोई पॉलिश्ड सरफेस है, मान लीजिए ये कोई पॉलिश्ड सरफेस है, और यहाँ पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, या कह सकते हैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। तो भाई आप जानते होंगे कि अगर लाइट इस पॉलिश्ड सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो अब ये इसके आगे तो जा नहीं सकती, तो ये यहाँ से बाउंस हो जाती है, बाउंस होके दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इस परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो अब ये जो इंसिडेंट रे है और इस नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, ये जो एंगल होगा, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो इस रिफ्लेक्टेड रे से बनने वाले एंगल के इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इसकी लॉज में भी आता है। आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की लॉज भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मैं अभी सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी, आगे जो वीडियो बनाऊंगी जब लाइट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दूंगी उसमें आपको सारी चीज़ें बताएंगे। अभी तो सिर्फ शॉर्टली ऐसे डिस्क्राइब करें क्योंकि हमें सिर्फ सिलेबस जानना है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं कि चैप्टर्स में पढ़ना क्या है। इसके मेन 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, इसीलिए मैं इन दोनों को बता देती हूँ। पहला हमारा हो गया रिफ्लेक्शन, ये हमारा था रिफ्लेक्शन। अब हमारा सेकंड फिनोमेना क्या आता है? हमारा सेकंड फिनोमेना होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो आपने मे भी पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन रिफ्रैक्शन आपने नहीं पढ़ा होगा। कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने सुना होगा इसका। रिफ्रैक्शन क्या होता है? यहाँ पे 2 अलग अलग मीडियम्स हम लेंगे, एक लेंगे एयर, एक लेंगे वाटर। तो अब भाई आपको पता ही होगा कि दोनों की डेंसिटीज़ अलग अलग होती हैं, एयर की कम होती है, वाटर की ज़्यादा होती है। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में हम एक प्लेन ड्रॉ कर लेंगे। अब रिफ्लेक्शन की तरह ही इसमें भी हम एक नॉर्मल बना लेंगे। तो जो हमने सेपरेटिंग प्लेन ड्रॉ किया है, ये जो प्लेन हमने बनाया है इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, इसे हम इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। तो अब क्या होगा, जब लाइट अलग अलग मीडियम्स में जाएगी तो क्या होता है? आप सबको पता होगा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो अब लाइट यहाँ से आई, अब इस इंटरफेस पे टकराने के बाद ये अपने पाथ से वेंड होके स्ट्रेट लाइन में ना जाकर इस तरफ चली जाएगी। मतलब रहेगी वो स्ट्रेट, ये नहीं कि ऐसे ऐसे जाने लगेगी, जाएगी वो स्ट्रेट लाइन में ही, बट अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। अब ये नहीं होगा कि यहाँ पे आने के बाद इधर भी डेविएट हो गई, उधर भी डेविएट हो गई, बस सिर्फ इंटरफेस पे टकराने के बाद ही डेविएट, सिर्फ यहीं पे हो सकता है वो डेविएशन, बार बार नहीं होगा, बस यहाँ पर ही होगा। अब हम इसी डेविएशन को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर वाटर से एयर में जाएगी तो क्या होगा, वो भी देख। अगर वाटर से एयर में जाएगी तो देखिए, यहाँ से आई, अब एयर से वाटर में जाती है तो क्या होता था? नॉर्मल की तरफ वो डेविएट होती थी, ऐसे इस तरह से डेविएट होती थी नॉर्मल की तरफ। लेकिन वाटर से अगर एयर में जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ डेविएट ना होके नॉर्मल से दूर होके डेविएट हो जाएगी। इज़ इट क्लियर? अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर एयर से वाटर में जाती है, मतलब कि अगर लाइटर मीडियम से हैवियर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। बट इफ़ द लाइट रे डेविएट्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ लाइटर मीडियम देन इट डेविएट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से दूर होके दूसरी तरफ बेंड हो जाती है। तो इज़ इट क्लियर नाउ?
इस चैप्टर में हमें इन्हीं 2 फिनोमेनास के बारे में पढ़ना है मोस्टली, मतलब कि पढ़ना तो है ही और भी फिनोमेनास के बारे में, लेकिन ये 2 मेन हैं। इनसे रिलेटेड और भी चीज़ें आती हैं, मिरर लेंसेज, उनसे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, और भी बहुत सी चीज़ें पढ़नी हैं। तो जब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देंगे तो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। अभी देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये है हमारा सेकंड चैप्टर। अब चैप्टर के नेम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इसमें ह्यूमन आई के बारे में बताया गया, ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन बताया गया है, इसको अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है, और लाइट से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब क्या आपको पता है रॉड्स एंड कोन्स ये क्या होती हैं? आपको पता होगा कि हमारी आई में जो रेटिना होता है, जहाँ पर इमेज फॉर्म होती है, वहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, और वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रॉड्स और कोन्स। जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में जानेंगे। हमारी आई का नियर एंड फार पॉइंट्स क्या होते हैं, हमारी आई कहाँ तक देख सकती है, वो कौन सा पॉइंट होता है, तो ये सब इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कि प्रिज्म में से लाइट का डेविएशन कैसे होता है। अब आपने ये भी जाना होगा, ये भी पढ़ा होगा कि कोई वाइट लाइट जब प्रिज्म में से होकर जाती है तो वो 7 कलर्स में डेविएट हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसे हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर देखिए, अगर आप लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कम से कम आपको इसे 60 मिनट्स देने होंगे। अगर आप पढ़ने बैठे हैं और आप सच में पूरे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं चैप्टर को। वैसे तो ज़्यादातर बच्चों को लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में ही दिक्कत आती है। इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद हमारा 3rd चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं और उसमें भी दिक्कत होती है, लेकिन मोस्टली बच्चों को लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है, तो ये अलग से वीडियो बना देंगे। अभी देखते हैं हमारा 3rd चैप्टर। हमारा 3rd चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ह्यूमन आई को आपको सिर्फ 30 मिनट्स देने होंगे। 30 मिनट्स में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, काफ़ी छोटा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी एक लेंथी चैप्टर है, इसको आपको ज़्यादा करना होगा। मोस्टली 60 to 70 मिनट्स आपको इसे भी देने होंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ही लेंथी चैप्टर होने वाला है कि आप इसे एक बार में अगर आप पढ़ने बैठे हैं, वो भी 60 to, ये नहीं है कि आप 60 मिनट्स पढ़ लेंगे, अगर आप ये इसे 30 मिनट से पढ़ लेंगे तो एक बार में सब क्लियर नहीं होने वाला है, क्योंकि एक बार में तो सारी चीज़ें आ नहीं जाती हैं। कम से कम 2 से 3 बार तो आपको रिवीजन करना ही होगा, लेकिन फिर भी एक टाइम लिमिट होती है कि इतनी देर आप पढ़ सकते हैं। उस हिसाब से अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें से 1 घंटा आप लाइट चैप्टर को दीजिए, अगर आप सिर्फ फिज़िक्स पढ़ने बैठे हैं तो देखते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या क्या आता है। इलेक्ट्रिसिटी में आता है इलेक्ट्रिक करंट। आप सभी जानते हैं कि करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। करंट के पहले छोटे से 2 बेसिक पॉइंट्स और हैं। चार्जेस क्या होते हैं? अब करंट में क्या यूज़ है? चार्जेस का यूज़ है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जो भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए हम पॉजिटिव चार्ज का यूज़ करते हैं। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा होगा, करंट की डायरेक्शन वही मानी जाती है। तो अब भाई इलेक्ट्रिक करंट, इससे क्या होगा? देखिए, इससे करंट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि जो नेक्स्ट आने वाला चैप्टर है, लास्ट आपका चैप्टर है 4th, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें करंट का बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसीलिए आपको अच्छे से इसके सभी कॉन्सेप्ट को समझना है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत ही लेंथी चैप्टर है ये। तो शॉर्ट में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता देती हूँ मैं। तो इसमें आती हैं कुछ लॉज जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक लॉ होती है ओम्स लॉ, उसके बारे में बता देती हूँ क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं ओम्स लॉ क्या होती है। ओम्स लॉ को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब मान लीजिए कि ये कोई वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो चार्जेस भी होंगे, जाहिर सी बात है करंट में। तो
तो जो किसी एक चार्ज को आप यहाँ से ले लीजिए, कोई पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए आपने ले लिया। अब यहाँ से करंट फ्लो होके जा रहा है, तो यहाँ अब 2 पॉइंट्स ले जाए, यहाँ से यहाँ तक। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आया, तो एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो भी वर्क हुआ, बीच में जो भी वर्क हुआ, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या होती है। इस वायर में जो करंट फ्लो हुआ और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें, वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। आता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम V से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जिसे हम I से डिनोट करते हैं। अब ये प्रोपोर्शनल हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इसके लिए एक कंडीशन है, ये तभी प्रोपोर्शनल होगा जब फिज़िकल स्टेट सेम रहेगी। अब फिज़िकल स्टेट जैसे कि टेम्परेचर, लेंथ एक्सेट्रा, जब ये सब सेम रहेंगे तभी ये प्रोपोर्शनल होगा। और जब हम ओम्स लॉ को डिफाइन करेंगे तो फिज़िकल स्टेट का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फिज़िकल स्टेट में लिखते हैं तो आपकी डेफिनेशन गलत मानी जाएगी। अब यहाँ से क्या फॉर्मूला बनता है, V प्रोपोर्शनल टू I। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं R, V इज इक्वल्स टू R। अब हमने ये जो R यूज़ किया है इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए, इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन गया, V इज IR। अब आप ओम्स लॉ को डेफिनेशन में डिफाइन कर सकते हैं। क्या होगी डेफिनेशन, कि द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across the conductor if the physical states like temperature, length etc. does not change। जब तक physical state change नहीं होगी तब तक current जो होगा वो उसी कंडक्टर में जो potential difference होगा उसके directly proportional होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ थी जो एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछी जाती है। अगर आपको नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, जब इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाए। तो हमने पढ़ी ओम्स लॉ। कौन सी लॉ, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस का क्या यूज़ होता है ये तो आपको पता चल ही गया, लेकिन अब रेजिस्टेंस के क्या यूजेस होते हैं, रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में, सीरीज़ में, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद जो टॉपिक है वो आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, और इन यूनिट्स को हम मेजर कैसे करते हैं, किस में मेजर करते हैं, कौन सी यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट वॉट होती है, आप सब जानते होंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी हो रही वॉट में हम मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए 1000 वाट्स के लिए पर्टिकुलर यूनिट बनाई गई है किलोवाट, जिसे हम पर आवर के बेस पे यूज़ करते हैं। अब आप जानते होंगे कि करंट जब प्रोड्यूस होता है तो हीट भी प्रोड्यूस होती है साथ में, और उस हीट के यूजेस क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में इलेक्ट्रिक प्रेस होता है, उसमें जब करंट जनरेट होता है तभी तो हीट प्रोड्यूस होती है। बस उसी के कुछ डोमेस्टिक यूजेस भी हैं, एक एग्ज़ाम्पल तो उसका हो गया प्रेस। उसके बाद और भी बहुत से यूजेस हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये इस चैप्टर का छोटा सा रिव्यू था जो कि हम फुल चैप्टर दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में हम हमारा लास्ट चैप्टर जो है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में जान लेते हैं। उसमें क्या है, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। आइए देखते हैं हमारा चैप्टर 4। इसीलिए मैं आपको सिलेबस के इंट्रोडक्शन में आपको इस चैप्टर की बेसिक बता देना चाहती हूँ, जिससे कि आपको आगे इस चैप्टर को पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं हमारे वो दो कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं। पहला कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो चैप्टर का नेम है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट है क्या, इसमें क्या बताया गया, उसको भी जान लेते हैं।
और हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं क्या। सो द फर्स्ट फंडामेंटल इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब ये होता क्या है, आइए देखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास है दो अलग अलग फिनोमेनाज। पहला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट इज़ दैट, आइए जानते हैं कि जब हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि हम अगर किसी वायर में या फिर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके आसपास एक ख़ास तरह की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, जिसे हम कैसे जान सकते हैं, जिसे हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके पास एक कंपास नीडल रख के, इस कंपास नीडल में एक ख़ास तरह का डिफ्लेक्शन शो होता है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि अगर हमने किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करवाया तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। डेफिनेशन में कैसे लिख सकते हैं, हम राइट कर सकते हैं कि द जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर व्हेन अ करंट इज पास्ड थ्रू इट। सिंपली बस हम ये लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन ये करेक्ट होगी कि व्हेन a magnetic field is generated around a conductor when current is passed through the conductor। ये जनरेशन किस चीज़ की हुई, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की। इसकी वजह से इस कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन शो हुआ, जिससे हमें पता चला कि जब हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है। इज़ इट क्लियर टू यू? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब भाई इन दोनों चीज़ों को आमने सामने क्यों लिखा है, इन दोनों का क्या कोई लिंक है? हाँ बिल्कुल है लिंक इसमें। आइए देखते हैं क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको जानने से पहले ये बता देते हैं कि इसे डिस्कवर किया एक महान साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है हैन ऑर्स्टेड। हैन ऑर्स्टेड जी ने इस चीज़ को डिस्कवर किया। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। इस फिनोमेना के बारे में बताया वो महान साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, जिन्होंने ये बताया कि सिर्फ यही इफ़ेक्ट पॉसिबल नहीं है, इसका उल्टा इफ़ेक्ट भी पॉसिबल है। तो वो इफ़ेक्ट क्या है, आइए देखते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया कोई वायर या फिर हमने ले ली कोई कॉइल। एक वायर ले लिया हमने, उसी को ऐसे ऐसे करके कॉइल कर लिया और इसमें हमने यहाँ पर एक बल्ब या कोई एमीटर जोड़ दिया, जिससे कि हम जान सके कि इफ़ेक्ट है क्या। और उसके बाद हमने लिया एक मैग्नेट, जिसका यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल। अब हमने इस मैग्नेट को इस कॉइल के जस्ट आसपास ऐसे तेज़ी से मूव किया। हमने मूव, जिससे क्या पता चला, जिससे ये पता चला कि अगर हम किसी मैग्नेट को किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के आसपास तेज़ी से मूव करते हैं तो उस कंडक्टर में करंट जनरेट होता है। और यही बताया किसने, इस बल्ब के ग्लो होने से हमें ये पता चला कि इससे इस कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ, करंट। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। और हाँ, ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ इससे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट, इसे याद रखिएगा। तो ये दोनों इफ़ेक्ट्स एक दूसरे के जस्ट अपोजिट थे। आई होप आप इन दोनों इफ़ेक्ट्स को अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम आते हैं हमारे चैप्टर पे। तो देखिए हमारे सिलेबस का जो 4th चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें हमें आगे और क्या क्या पढ़ना है। हमने ये तो जान लिया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, क्योंकि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इसीलिए मैंने सोचा आपको अभी बता देना सही रहेगा। अब हम ये जान लेते हैं कि इसमें हमें और क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड, उसके और भी बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ना है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये हमें पढ़ना है। और हाँ, एक बहुत ही ख़ास बात हम जानेंगे इसमें कि एक
स्ट्रेट वायर में से कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, इस बारे में जानेंगे। हमें बहुत से रूल्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में, और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सटर्नल इफ़ेक्ट क्या होता है उसके बारे में हमें जानना है। और जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे लॉन्ग बनता है, मैंने आपको बताया है कि लॉन्ग इसमें से बनते हैं, तो वो जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको तभी बताऊंगी। इस चैप्टर में कुछ और भी इम्पॉर्टेंट लॉज हैं, बायो-सैवर्ट्स लॉ आपने नहीं सुना होगा इसके बारे में, लेकिन जब इस चैप्टर को मैं बनाऊंगी तो आपको सारी चीज़ें बता दूंगी। और इस चैप्टर की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताया था जिससे कि लॉन्ग बनता है, वो है इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। इनका कंस्ट्रक्शन, इनके यूजेस, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में। और ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, इसीलिए मैं इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इसमें हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस करने वाले थे, इसीलिए। तो अब आप सिलेबस जान लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में आपको सभी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, सबके न्यूमेरिकल्स के अलग वीडियो मिलेंगे। और इस चैप्टर में अगर इस चैप्टर और डीपली जानना चाहें तो इसमें हमें मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ना है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही रिलेटेड है। और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सोलेनॉइड से कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, आपने सुना नहीं होगा सोलेनॉइड के बारे में, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया अभी। तो इन सब चीज़ों को हम लोग आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड करते हुए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।